सोच के देखो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी भली चल रही हो, लड़कियों से तुम घिरे हुए हो, पर एक वेंडिंग मशीन में से निकलने वाला बंदा तुम्हारी स्वर्ग से जैसी जिंदगी को नर्क बना के रख दे और तुम्हारी दुनिया में ऐसे शैतानों को भेज दे कि तुम्हें उन शैतानों से लड़ने के लिए खुद एक शैतान बनना पड़ेगा और उनसे अपनी जान दांव पे लगा के फाइट करनी पड़ेगी। इस कहानी को लास्ट एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर से कर देना। एक परछाई घास के मैदान में कोई सामान ढूंढ रही होती है। जैसे उस परछाई को एक सोने का सिक्का मिलता है, उसकी मदद से वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है और उसके अंदर वो कॉइन डाल देता है। एक ड्रिंक को सिलेक्ट करता है, सामने देखता है कि उस वेंडिंग मशीन के अंदर से ड्रिंक की जगह एक आदमी बाहर आता है। वो उसे धन्यवाद करता है कि उसने उसका कॉइन लौटा ही दिया। अगले दिन एक स्कूल के अंदर एक टीचर शू नाम के एक लड़के को समझा रहा होता है कि तुम्हारे मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे हैं बेटा, तुम्हारा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो जाएगा। पर दूसरी तरफ वो लड़का जिसका कि नाम शू होता है, वो साफ साफ मना कर देता है कि वो यहाँ पे नहीं जाना चाहता है। उसका सपना चिक्स को क्लैप करने का है। ये कहने के बाद वो उस जगह का दरवाजा खोलता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके वहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स भी थे और वो काफी ज्यादा खुश भी था। जब भी कोई लड़की उसके पास मदद मांगने आती तब वो उसकी मदद बिना कुछ सोचे समझे एक ही बार में कर देता था। ये सिर्फ इसका एक कैरेक्टर था जो कि इसने अपनी सोशल लाइफ के लिए बनाया था। हकीकत में ये कुछ और ही है। इसके बाद इसके दोस्त बाहर चलने को कहते हैं। वहाँ पे शू को एक स्मेल आती है जो कि एक मरी हुई बिल्ली की थी, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। जब उसके दोस्त उसे बुलाते हैं, वो उनके साथ आगे जाता है उस बिल्ली को छोड़ करके। क्लास के अंदर नैना नाम के एक लड़की को दिखाते हैं जो कि नैना जो थी वो अपने दोस्तों को बाय बोलती है और एक टीचर के पास जाती है। शू को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम की सफाई कर रहा होता है और सोच रहा था कि आखिरकार उस बिल्ली का क्या हुआ होगा। और उसी दौरान नैना वहाँ पे आ जाती है और उसे बताती है कि उसे IIT बॉम्बे के लिए रिकमेंडेशन मिल गई है, पर तुमने क्यों मना कर दिया। जिसके ऊपर शू से कहता है कि ये तुम्हारा खुद का प्योर हार्डवर्क था, इसी वजह से तुम्हें रिकमेंडेशन मिली है। मुझे वहाँ पे नहीं जाना था, इसलिए मैंने ऑफर को डाउन कर दिया था। उसकी पैंट्स गंदी हो रखी थी। इससे हमें पता चलता है कि शू ने उस बिल्ली को दफना दिया होता है। रात हो चुकी थी। शू जो था वो अपने घर के बाहर आता है, एक ड्रिंक परचेज करता है और नदी किनारे बैठ के गेम खेलने लग जाता है। उसने गॉगल्स भी नहीं पहने थे। उसे अब एक बू आती है जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी। वो वहाँ पे जाता है। एक घर जो कि बहुत ही देर से जल रहा था, उसके अंदर वो एक लड़की को नोटिस करता है। वो उसे बचाना चाहता था। उसके अंदर का डीमन उसे आगे जाने को कहता है, पर वो एक इंसान था। फिर भी वो आगे बढ़ता है और देख पाता है कि उसका शरीर जो है वो एक शैतान का हो चुका है। वो एक दीवार को हाथ से ही तोड़ देता है, लड़की को उठाता है और उसकी जान बचा लाता है। वो वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है बिना कुछ बोले। पर लड़की के पास वहीं पे उसका फोन रह जाता है। अगले दिन न्यूज में यही बात आती है, जंगल के एक घर में आग लग गई थी। शू नोटिस करता है कि उसके पास में उसका फोन नहीं है, कहीं वो पुलिस ना ढूंढ ले और उसे जेल ना हो जाए। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो स्कूल जाता है। वो लड़की जिसका कि नाम क्लेयर होता है, वो उसके सामने आ जाती है और वो कहती है, तो तुम शैतान हो। ये बात सुनते ही शू काफी ज्यादा डर गया था। अब हमें दिखाया जाता है जब वो लड़की PT क्लास में थी, वो उसके बैग को पूरा छान लेता है। तब भी उसे फोन नहीं मिलता और उसे टेरेस पे क्लेयर बुलाती है। वो घबरा रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उससे अपना फोन वापस मांगता है, पर शायद से क्लेयर उसे देना नहीं चाहती थी। वो उससे सवाल पूछती है, क्या तुम सच में मॉन्स्टर ही हो। जिस पे शू मना करता है और क्लेयर के पास एक आइडिया आता है। वो कहती है तो चलो देखते हैं। वो उसका फोन रख देती है और उसे ऊपर से गिरा देती है। शू को अब मॉन्स्टर बनना ही पड़ता है। क्लेयर अब उसकी फोटो क्लिक कर लेती है और उसके बाद में शू ऊपर आता है। उतनी ही देर में छत पे से उन्हें नैना भी देख लेती है, पर उसे ऐसा छलावा ही लगता है। क्लेयर उसे कमरे में लेकर जाती है और अब शू से हर एक चीज पूछती है कि वो एक शैतान कैसे बना। शू को खुद मालूम नहीं था। वो उसे बताता है कि बस एक रात वो ये शैतान बन गया, उससे पहले की यादें उसके पास नहीं है। क्लेयर मान जाती है। अब वहीं पे शू ह्यूमन फॉर्म में आता है और अब उसका पीछा करने लग जाता है। क्लेयर को काफी सारी चीजें पता थी मॉन्स्टर्स के बारे में और वहीं पे शू उससे पूछता है, जिसके ऊपर वो अपना नाम क्लेयर बताती है। और इस सोने के सिक्के की मदद से कोई भी इंसान पावर को अपने हाथ में ले सकता है। ये बात सुन के शू हैरान था, क्योंकि उसे पावर इस गोल्ड कॉइन से नहीं बस अपने आप मिल गई थी। शू क्लेयर के घर को देखता है। वो काफी ज्यादा गंदा था। वो उसे बोलता भी है,
पर दूसरी तरफ क्लेयर अपने कपड़े बदलने लग जाती है और उसके तेवर पूरे तरीके से बदल जाते हैं। शू कहता है कि उसने उसकी जान बचाई थी, उसे अच्छे से पेश आना चाहिए। क्लेयर उसे धमकी देती है कि मैंने तुम्हें शैतान में बदलते हुए देखा है, अगर मैंने ये चीज रिवील कर दी तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी और मुझे एक शैतान से बदला भी लेना है, उसमें तुम्हें मेरी मदद करनी है। कि तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो लड़की के आते ही क्लेयर घबरा जाती है। वो लड़की उड़ते हुए आती है और शू के एक लात की मारती है। वहीं शू जो था वो बेहोश हो जाता है। वो क्लेयर से उसका गोल्ड कॉइन मांगती है पर क्लेयर देने से मना कर देती है। वो लड़की उससे पावर चाहती थी उस गोल्ड कॉइन से। शू आके उसे पकड़ लेता है पर वो लड़की जो थी वो एक मास्क पहने हुए थी। उसका नाम हिकावा होता है। क्लेयर उससे जानना चाहती थी कि वो कॉइन के पीछे क्यों पड़ी है, जिसपे वो अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आती है और अब हमें हिकावा की कहानी दिखाई जाती है। उसे भी एक मैदान के अंदर गोल्ड कॉइन मिला था। क्लास के बच्चों से उसे पता चला कि कैसी वेंडिंग मशीन है जो काम नहीं करती है, उसके लिए एक अलग ही कॉइन की जरूरत पड़ती है। ये चीज काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। हिकावा को तो इस पे गुस्सा आ रहा था। रेस के दौरान वो अच्छे से भाग भी नहीं पाती। टीचर उसे कहते हैं तुम नेशनल्स में नहीं जा सकती हो। अब हिकावा उसी वेंडिंग मशीन में जाती है, कॉइन डालती है और एक ड्रिंक को वो परचेस कर लेती है और उसी समय वो लड़का बाहर आता है और उसे पावर देने का वादा करता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि हिकावा बाकी बच्चों से काफी ज्यादा तेज दौड़ रही थी, पर तभी वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने लग जाती है और वो वहां से निकल जाती है। उसकी आधी बॉडी मॉन्स्टर में बदल गई थी और वो अब अपनी फुल पावर चाहती थी, इसलिए वो कॉइन लेने के लिए आई थी। नदी किनारे वो क्लेयर की बातें सुन लेती है, उसके पास एक गोल्ड कॉइन भी देखती है, इसलिए वो लेने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ती है। हिकावा ने शू की अच्छे से कुटाई कर दी होती है पर क्लेयर उसके ऊपर पेपर स्प्रे मार देती है। सही समय था। शू जो होता है वो क्लेयर को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। वो भी एक शिपयार्ड के पास में आ चुके थे जहाँ पे कि शू काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वहीं क्लेयर बताती है कि हमने उसका चेहरा देख लिया है, वो हमें जरूर मार के रहेगी वरना हम उसकी पोल खोल देंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना वो हमें ढूंढ लेगी। क्लेयर नोटिस करती है कि शू के पीछे एक चैन लगी हुई है, शायद से इसका कुछ मतलब है। वो उसे खोलती है। उसके अंदर एक स्पेस था जिसके अंदर एक इंसान जा सकता था, अंदर कोई ऑर्गन नहीं था। इसी वजह से क्लेयर सोचती है कि शायद से उसे इसके शरीर के अंदर जाना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वो उसके अंदर जाती है। दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर पा रहे थे कि तभी वहां पे हिकावा आ जाती है। हिकावा अपनी आधी मॉन्स्टर फॉर्म की मदद से वहां पे शू की काफी ज्यादा कुटाई कर देती है। शू और क्लेयर को कोऑर्डिनेशन बनाने में टाइम लग रहा था, पर दूसरी तरफ हिकावा ने तो अपना सारा गुस्सा ही इन दोनों के ऊपर निकाल दिया होता है। वो उन्हें काफी ज्यादा पीट चुकी हुई होती है। क्लेयर को गुस्सा आ जाता है। वो शू के साथ मिलके उसकी लात पकड़ लेती है, मुक्के ही मुक्के बरसाना शुरू कर देती है। उसकी टांग पकड़ के तोड़ने का बोलती भी है अगर उसे सब कुछ नहीं बताएगी। हिकावा मना कर देती है क्योंकि उसने क्लेयर की आवाज सुन ली थी। क्लेयर जो थी उसका पांव पूरे तरीके से तोड़ देती है। अब वो उसे उठाती है और गन उसके पीठ पे लगा देती है। शू उसे रोकने की कोशिश करता है पर क्लेयर ने गोली चला दी थी, वो मर चुकी थी। क्लेयर काफी ज्यादा खुश थी कि उसने एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, पर शू खुश नहीं था। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं। शू की लाइफ नॉर्मल थी। शू को क्लेयर का कॉल आता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे शू इनकार कर देता है, पर क्लेयर पीछे ही खड़ी थी। वो उसे बाहर चलने को कहती है, उससे कुछ बात करनी है। शू को अब उसके साथ में बाहर जाना पड़ता है। एक रेलवे ट्रैक के ऊपर शू से पूछता है कि तुम्हारे के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, उस लड़की की जान चली गई। जिसपे क्लेयर कहती है तुम्हें तो मजे आए होंगे मेरे शरीर को छू के। साथ ही में वो ये भी बताती है कि उसकी जो लाइफ थी वो उसके ऊपर ही थी। उसने उसे खत्म किया इसलिए क्योंकि अगर वो नहीं करते तो वो लड़की हिकावा उन्हें जरूर मार देती। और साथ ही में वो उसे ये भी बताती है कि इस तरह के शैतान काफी सारे और भी आते रहेंगे। हम दोनों की लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, इसी वजह से हम दोनों को साथ रहना पड़ेगा। वहीं पे क्लेयर ये बात तक कंफर्म कर देती है कि वो उसी के ही साथ में मरेगी और जिएगी उसी के ही साथ में। उसकी ये बात सुन के हमारा शू कहता है कि मैं अभी मरना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही क्लेयर अपनी जान भी देने को मान जाती है। वो छत पे से कूद जाती है। अब क्लेयर को ये सब करता हुआ देख के हमारा शू आगे बढ़ के उसे पकड़ लेता है। उसकी जान बाल बाल बच गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं ये सोच के कि क्लेयर उसके लिए जान देने तक को भी तैयार है।
वो उसे बताती है कि उसकी बहन को पकड़ना चाहती है जिसने कि उसकी पूरी फैमिली को खत्म किया था। वो ऐसी पहली शैतान थी जिससे कि वो मिली थी और वो उसे ही खत्म करके रहेगी। हमें अब 6 महीने कहानी को दिखाया जाता है पहले की, जहाँ पे कि एलेना नाम की लड़की आती है। वहीं पे वो लड़का जो कि वेंडिंग मशीन में से निकलता है, वो उससे मदद मांगता है कॉइन को ढूंढने के लिए। उसकी वो इच्छा पूरी करेगा, जिसपे एलेना पूछती है क्या वो किसी और के लिए भी अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। उसी के साथ में ही प्रेजेंट डे में वो एलियन उस कॉइन को नोटिस करता है कि सिर्फ इसे इंसान ही पकड़ सकते हैं, ना कि कोई और मशीन। अब इंसान ही उसकी मदद करेंगे इन्हें ढूंढने में। क्लेयर और शू को दिखाया जाता है, दोनों एक ही कमरे में थे। शू से बोलता है अब हमें शुरू करना चाहिए। क्लेयर अपने कपड़े उतारने लग जाती है, वो अब आधी से ज्यादा नेक्ड हो चुकी थी। ये देखने के बाद में शू कहता है कि शायद से तुम्हें स्विम सूट पहन लेना चाहिए, वो चीज ज्यादा ठीक रहेगी। क्लेयर मान जाती है और शू को ऑर्डर देती है कि अब उसे मॉन्स्टर बन जाना चाहिए। शू उसकी बात सुनता है और एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। वो अपनी चैन भी ओपन कर देता है। दूसरी तरफ हमारी जो क्लेयर थी वो स्विम सूट पहन के उसके अंदर जाती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही मजे करते हैं। उनका कोऑर्डिनेशन बनने में काफी ज्यादा समय लग रहा था, पर क्लेयर को एक बात समझ में आ चुकी थी, शू से ज्यादा कंट्रोल उसकी ही बॉडी पे क्लेयर का है। दोनों एक टास्क बनाते हैं कि सामने रखे ग्लास को उठाना है, पर उसी दौरान एक दूसरे से वो हंसी मजाक करने लग जाते हैं। काफी समय बीत चुका था, वो घर की साफ सफाई भी कर चुके थे। क्लेयर जो थी अब हमारे शू को काफी सारी चीजें बताना चाहती थी। वो अपनी बड़ी बहन के कपड़े लेके आती है जो कि एलेना के थे। वो उसे स्मेल करने को कहती है, जिससे कि वो उसकी जगह का पता लगा पाएगा। वो उसकी बॉडी के अंदर जाके खुद भी अपने इमोशंस उसे शेयर करती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। अब हमारी क्लेयर बाहर आ चुकी थी। उसी दौरान हमारे शू को काफी सारी चीजें पता चल जाती है उसकी लाइफ से जुड़ी। जब वो उसकी बहन के कपड़े को स्मेल करता है, उसमें से काफी सारे डेड लोगों के ऑरा वो नोटिस कर पाता है और वो कहता है कि शायद से तुम्हारी बहन यहीं कहीं होनी चाहिए। उसने काफी लोगों को मारा है, वो काफी ज्यादा डरावनी है। वो लोग एक ट्री के नीचे खाना खाते हैं। क्ले शू से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिसपे शू बता देता है कि उसकी फैमिली बिजी रहती है और उसे घर पे खाना खाने का मौका ही नहीं मिलता है। दोनों काफी दिनों से क्ले की बहन को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें उसका अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला होता है कि वो कहाँ पे है। काफी दिन बीत जाते हैं। बैठे बैठे वो लोग अब एक चीज नोटिस करते हैं कि रेलवे ट्रैक के ऊपर, जहाँ पे कि उन्हें शक है कि उनकी बहन शायद से उन्हें वहां मिल सकती है, वहां पे एक ट्रेन आती है जहाँ से कि एलेना उतरती है। शू को ये बात पता चल जाती है। वहीं पे क्ले को लग रहा था कि वो उसकी बहन की कोई दोस्त होगी, पर ये चीज देख के वो हैरान थी कि वो एलेना है। क्ले अपनी बहन एलेना से फाइट करना चाहती थी। शू से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि एक बहन दूसरी बहन को कैसे मार सकती है, पर क्ले उन चीजों के बारे में फिक्र नहीं करती है। वो दोनों मिलकर उस स्टेशन के बाहर जाते हैं जहाँ से कि एलेना का निकलने का चांसेस थे। एलेना जैसे ही बाहर आती है, हमारी क्ले जो होती है बंदूक से उसके पांव पे गोली चलाने का वादा करती है। वो अपनी गन को पॉइंट कर लेती है। जैसे ही एलेना बाहर आती है, हमारी क्ले उसके सर के ऊपर निशाना लगा चुकी थी। बड़ी मुश्किल से शू जो होता है गन की ट्रेजेक्टरी को चेंज करता है। एलेना नोटिस कर लेती है किसने अटैक किया है। वो अपने आप को बदलती है और शू के ऊपर पहुंच जाती है। वो शू की उस बॉडी को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और माफी मांगती है। वो कहती है शू तो मुझे माफ कर देना, ये सब हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें शैतान बनना पड़ा। क्ले ये बात सुन के हैरान होती है, पर एलेना उसे कहीं और चलने को कहती है जिससे कि बाकी लोग परेशान ना हो। वो चलते चलते नदी के पास आ चुके थे। वहीं पे एलेना चलते हुए ये कह रही थी, शू तुम मुझे काफी दिनों बाद दिखे हो, मैं तुमसे काफी कुछ कहना चाहती हूँ, पर मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो गई, तो मुझे माफ कर देना, मैं दिल से कह रही हूँ। वहीं अब क्लेयर की आवाज निकल जाती है हल्की सी। एलेना उसकी आवाज सुन चुकी थी। वो कहती है शू तुम्हारे अंदर एक लड़की पहले से ही है, वो जगह मेरी थी, तुमने वो जगह क्यों किसी और को दे दी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। वो अपने बैग को नीचे रख देती है। गुस्सा उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है और वो उसके सर को उसके शरीर से अलग कर देती है जिसमें क्लेयर थी। क्लेयर को देखने के बाद में वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और शू को भी वो मार चुकी थी। वो माफी मांगती है। क्लेयर उसके ऊपर गोली चलाती है पर उसका कुछ नहीं होता। शू बड़ी ही आसानी से मर चुका था। क्लेयर भी हार चुकी थी। अब एलेना उसे कहती है तुमने उस कॉइन का इस्तेमाल किया। क्लेयर मना कर देती है।
जिसमें एलेना उसे एक और न्यू कॉइन देने का वादा करती है जिससे कि वो खुद के लिए भी पावर ले सके। वो साथ ही में ये बताती है कि तुम अपने पेरेंट्स को खुद ही मारना चाहती थी, वो दोनों हमारे माँ बाप बनने के लायक नहीं थे, मैंने तो तुम्हारा काम आसान कर दिया उन दोनों को मार करके। वो उसे कॉइन भी देती है और अब वहां से जाने लग जाती है कहते हुए कि तुम इसका सही से इस्तेमाल करना। पर क्ले हैरान थी, उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा एक ही पल में कैसे बदल गई। अब वो खुद भी मरने का वादा जो था वो पूरा करती है, वो खुद को मारने वाली थी। शू से मना करता है और एलियन के पास चलने के लिए कहता है। एलियन वही लड़का है जो कि वेंडिंग मशीन के सामने बैठा रहता है। उसके पास में हमारी क्ले जाती है और उसे जोड़ने की बात करने लग जाती है शू को। वो उसे चेक करता है, एक गोल्ड कॉइन मांगता है। अब वहीं पे एलेना से एक कॉइन दिया था, उसके इस्तेमाल से एलियन उसे एक और ड्रिंक देता है और उसे पीने को कहता है। उसकी मदद से वो खुद को काफी जल्दी हील कर लेता है। शू की बॉडी में से अब क्लेर बाहर निकल के आती है। उसकी बॉडी देखने के बाद में एलियन कहता है तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा परफेक्ट है। ये कहने के बाद में वो ये बताता है कि शू और तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो क्ले के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था। वो क्ले को पास से देखता है और क्ले इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिरकार ये क्या कर रहा है और वो उसके गोटों के ऊपर लात कस के मार देती है। एलियन की भी जो है पतलून ढीली पड़ जाती है। वो अपने घुटनों पे आ चुका था। वो कहता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो क्लेर के एक बाल को तोड़ चुका था और उसे अपने मुंह में रखता है और वो अपने शरीर पूरे तरीके से बदल लेता है। ये देख के क्लेर और शू दोनों ही हैरान होते हैं कि कैसे ये क्लेर की हूबहू आइडेंटिकल कॉपी बन चुका है। एलियन बताता है कि शू ने भी वही ड्रिंक पी थी जो कि इसने अभी पी थी और वो अपनी मन मर्जी के उस एनिमल में बदल चुका था जिसमें वो चाहता था। शू ये बात सुन के हैरान था कि कभी भी उसने ड्रिंक तो नहीं पी। वहीं पे क्लेर को पता था कि इसको ड्रिंक पिलाने वाला कौन है। वो तब भी एलियन से पूछना चाहती थी पर एलियन साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि शू और तुम्हारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, दोनों एक अच्छी टीम बनाते हो। और अब वो शू को पूरी तरीके से चेक करता है और कहता है कि हाँ अब तुम ठीक हो चुके हो। वो अब ट्रांसफॉर्म होता है। शू को ह्यूमन फॉर्म में देख के क्ले गले से लगा लेती है। दोनों की जोड़ी अच्छी जम रही थी। एलियन उन्हें बताता है कि हमारी स्पीशीज काफी ज्यादा एडवांस थी, वो अब एक फॉर्म में नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने डिजिटल फॉर्म ली। पर उनकी स्पेसशिप यहाँ पे क्रैश हो गई और सारे मेरे दोस्त बिछड़ गए। मैं शिप को वापस ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए ही मैंने इंसानों को चुना जो कि मेरे दोस्तों को लेके आएंगे और उनकी मदद से मैं अपने दोस्तों की मदद से अपनी शिप को ठीक करूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एक कॉइन को इकट्ठा करने पे पावर मिलती है तो 100 कॉइन को लाने पे तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। ये बात सुन के वो दोनों ही हैरान थे कि कैसे भी इच्छा वो हो सकती है उसको ये एलियन पूरी करेगा, यानी कि उन्हें ये बुरे हाथों में इच्छा नहीं पड़ने देनी है। क्ले के दिमाग में काफी सारी पिक्चर्स बन रही थी अलग अलग लोगों से जुड़ी हुई। एलियन कोई भी चीज बताने से मना कर देता है। अब वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं जहाँ पे कि हमारा शू कहता है क्ले तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी लाइफ वरना खतरे में पड़ जाएगी, तुम मर भी सकती हो। क्ले जिसके ऊपर कहती है कि मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पहले ही खराब हो चुकी थी, जब मेरी बहन ने मेरे माता पिता को मार दिया था और मैं पूरे तरीके से अकेली पड़ गई थी। मेरे पास उस समय कोई नहीं था, पर जब से तुम आए हो तब से मेरी जिंदगी में खुशहाली आ गई है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी चाहे उसमें मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए। पर दूसरी तरफ शू उसे उस कॉइन की पावर का इस्तेमाल करने से मना कर देता है। अगले दिन शू एक बंदे से टकराता है। वो बंदा उससे माफी मंगवाना चाहता था पर शू जो है उसका हाथ मोड़ देता है। पर तभी अबू का बीच में आ जाता है। अबू का उसी का ही एक दोस्त है जो कि शू को चलने के लिए कहता है। रूफ टॉप पे हमें दिखाया जाता है कि हमारा शू अकेला था। वहाँ पे नैना आ जाती है। नैना से वो पूछता है कि अगर मान लो कोई बंदा आ जाए इतना ताकतवर कि वो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दे तब तुम क्या करोगी नैना। नैना उसे कहती है कि सबसे पहले तो मैं अपने परिवार वालों से मिलूंगी और फिर उस पर्सन को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शू कहता है कि हाँ यही चीज हर कोई करेगा। रात के समय शू काफी सारी चीजें सोच रहा था कि मुझे किसी बुरे इंसान के हाथ में वो पावर नहीं लगने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे इस टाउन के अंदर क्या हो रहा है। वो जंगल की तरफ निकलते हैं जहाँ पे की स्पेसशिप हो सकती थी। यहाँ पे उन्हें और कॉइन भी मिल सकते हैं पर शायद से यहाँ पे उन्हें और भी लोग मिल जाएंगे। एक लड़की जो कि जंगल के अंदर घूम रही थी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। वो भी वहाँ पे कॉइन ढूंढने आई थी। वो लोग उसे अपनी टीम में आने को कहते हैं पर लड़की साफ साफ इनकार कर देती है और उनसे फाइट करने को तैयार हो जाती है। पर एकदम से ही वहाँ पे काफी सारे पर्सन आ चुके थे और वो लड़की उनके सामने कुछ नहीं कर पाती है। चिड़िया उड़ चुकी थी।
अब हमें एक जगह दिखाया जाता है हमारा शू को। शू कहता है कि यहाँ पे काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं, हमें बच के रहना होगा। वहीं पे क्ले कहती है उनके मारने से पहले ही हम उन्हें खत्म कर देंगे, जिसके ऊपर शू कहता है अगर हम सबको ही खत्म करते गए तब तो हम आखिर में खुद मारे जाएंगे, हमें एक टीम भी बनानी होगी। जिसके ऊपर हमारी क्ले मान जाती है कि सिर्फ हम उन लोगों से फाइट करेंगे जो कि लोग हमसे फाइट करना चाहेंगे। शू भी इस चीज के ऊपर मान जाता है कि ये चीज सही रहेगी। थोड़ी देर अंदर जाने के बाद शू ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर की स्मेल आ रही थी। उसी दौरान हमें क्ले को दिखाया जाता है, वो भी उसके अंदर चली जाती है। 200 मीटर की दूरी पे एक शैतान उनके सामने खड़ा था, जिसके पास में 2 ब्लेड जैसे बड़े बड़े हाथ थे। उसको देखने के बाद में हमारी शू की फट जाती है क्योंकि पहले ही उसका गला कट चुका है। वो उससे फाइट नहीं करना चाहता था। क्ले उससे कहती है कि हम तुमसे फाइट नहीं करना चाहते हैं, क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर कॉइन्स को ढूंढें। साफ साफ मना कर देता है, वो किसी कमजोर के साथ टीम नहीं बनाने वाला है, साथ ही में वो सिर्फ अच्छे लोगों के साथ बनाएगा। क्ले वादा करती है कि वो भी अच्छे इंसान है, पर वो बंदा कैसे यकीन कर ले कि वो अच्छे इंसान है, क्योंकि अभी तक तो वो उनसे मिला भी नहीं है और इस जंगल के अंदर वो पहली बार मिल रहा है। दूसरी तरफ वो बताता है कि वो एक ताकतवर पर्सन है। ह्यूमन फॉर्म के अंदर उसे कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर पर्सन नहीं मिला, पर जब से वो शैतान बना है ताकतवर लोग उसके आसपास मंडरा रहे हैं। वो उससे भी फाइट करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। इसी वजह से क्ले को भी एक पंच मारना पड़ता है। जैसे ही पंच मारती है क्ले तो उसे पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा डिसेंट है फाइट के अंदर, वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्ले और उसके बीच में काफी देर तक फाइट होती है, पर क्ले शायद से जीत नहीं पा रही होती है क्योंकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। क्ले अपने घुटने पे आ चुकी थी। सामने वाला पर्सन वाकई में ताकतवर है, पर दूसरी तरफ अब वो अपनी गन जो है वो बाहर निकालती है और उसके ऊपर एम कर देती है। वो उसे चला देती है, पर वो पर्सन उसकी गोली को रोक लेता है, जिसमें उसका एक हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके कहता है कि मैंने इस वार को काफी समय से प्रैक्टिस किया है, शायद से तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। ये कहने के बाद में वो अपनी आधी बॉडी को मॉन्स्टर फॉर्म में बदल लेता है। वो जैसे ही ऐसा करता है पूरी की पूरी जमीन कट जाती है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब उस मॉन्स्टर को लग रहा था कि मैंने उन्हें हरा दिया है, उसी दौरान शू से पीछे से पकड़ लेता है और क्ले पीछे से आके उसके ऊपर फायर करने की बात करती है। अब वो पर्सन समझ जाता है कि ये दोनों एक अलग अलग पर्सन है, ना कि कोई एक पर्सन है, यानी कि ये दोनों ही ताकतवर हो सकते हैं। वो सरेंडर करने की बात करता है। क्लेयर हैरान थी कि वो सरेंडर करना चाहता है, पर दूसरी तरफ शू अपना दिमाग चलाता है। जैसे वो अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आता है वो उसे भीज करके एकदम से ही बेहोश कर देता है। जैसे वो इंसान बेहोश होकर वापस से उठता है वो अपने सामने 2 ह्यूमन को देख के हैरान होता है, जिसमें से एक लड़की नेक्ड होती है, पर दूसरी तरफ वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ चुका था जिसने कि उनकी फोटो क्लिक कर ली थी। वो इन तीनों को ही अपना स्लेव बनने की बात करता है, उन्हें इनकी आइडेंटिटी वो रिवील कर देगा, पर दूसरी तरफ वो ताकतवर बंदा उसे 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे ही वो उसे काटता है उसकी ताकत देख के क्लेयर समझ जाती है कि हाँ ये हमारे काम आ सकता है। वो उसकी मदद चाहती थी, पर वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहे हैं। वो उन्हें खुद को मारने की बात कहता है, पर शू साफ साफ मना कर देता है। क्लेयर अपना दिमाग लगाती है कि ताकतवर है, हमें इसकी जरूरत कहीं पे भी पड़ सकती है, इसलिए वो बताती है कि शो ने मुझे भाग जाने को कहा था जब ये तुमसे फाइट कर रहा था। ये बात सुन के वो समझ जाता है कि दोनों ही अच्छे पर्सन हैं। वो इनका साथ देने के लिए मान जाता है। वहीं क्ले को भी कुछ लोग मिल जाते हैं जिनके साथ वो टीम बना सकती थी। उस टीम की टीम लीडर सायाका होती है, बाकी के मेंबर्स चिहोरी, योटा और एक जो कि इनविजिबल होता है, और बाकी के लोगों का नाम इकुयुची होता है, एक का इसावा। वो इंतजार कर रहे होते हैं अपने एक और मेंबर के वहाँ पे आने का, जो कि क्लेयर होती है। क्लेयर वहाँ पे आके उन्हें हाई करती है। कुछ दिनों पहले हमारे इकुयुची के उसकी फोटो उसे उस मॉन्स्टर के फोन में से मिल गई थी। वो उससे बात करती है और एक टीम बनाने की बात करती है। इकुयुची पहले से ही एक टीम में था, इसलिए वो उसे उस टीम में ज्वाइन कराने की बात करता है। क्लेयर वहाँ पे ये बात भी करती है कि मैंने ताकतवर पर्सन को भी पूछा था, पर वो सिर्फ हमें फॉलो करेगा, ना कि किसी टीम को। उसे कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके साथ वो अच्छी टीम बना सकती है, क्योंकि एलेना भी जंगल की ही तरफ है। वो उनसे मिलती है। सायाका जो होती है वो उसे कहती है हमारी टीम में आने से पहले तुम्हें एक पैक्ट को साइन करना होगा, जिसके ऊपर वो मान जाती है और वो हमारे शो से बात करती है कि हमें सबसे पहले अलग होना होगा। वो दोनों अलग हो जाते हैं।
जहाँ पे कि सयाका जो थी वो उससे पूछती है क्या तुम वाकई में तैयार हो, जिसके ऊपर वो हाँ कर देती है। वो उसके पीछे जाती है और सयाका के साथ एक रूम में आ जाती है और वहीं हमारी क्ले जो थी वो उसे बताती है कि उसकी टीम में आने का सिर्फ उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो किसी के बारे में जानना चाहती है। वहीं पे हमें चिहोरी को दिखाया जाता है जो कि शू से मिलती है। शुरुआत में तो वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, पर धीरे धीरे करके वो उससे बात करने लग जाती है। इकुयुची को जलन हो रही थी। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है क्ले को। क्ले जो होती है वो सयाका से बात कर रही थी और सयाका उससे पूछती है कि तुम किस प्रकार के पर्सन को ढूंढ रही हो जिसकी वजह से तुम एक टीम भी ज्वाइन करने को तैयार हो, जिसपे वो एलेना की फोटो सयाका को दिखा देती है। सयाका एक पल के लिए एलेना की फोटो देख के हैरान हो जाती है। वो उसे पूछती है कि आखिरकार इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जिसपे बताती है इसने मेरी फैमिली को मारा है, ये मेरी बहन है। सयाका ये बात सुन के हैरान थी। वो उसके बारे में जानती थी, इसलिए अब हमारी क्ले के पास एक और रीजन है उसकी टीम में आने के लिए, क्योंकि सयाका उसके बारे में तभी बताएगी जब वो उसकी टीम को ज्वाइन करेगी। उसके लिए उन्हें एक रिचुअल पूरा करना पड़ेगा। क्ले एक बेड के ऊपर लेट जाती है। वो उससे पूछती है कि उसकी पावर क्या है, जिसके ऊपर वो बताती है कि मेरी पावर किसी तरह के डीमन में बदलने की नहीं है। मैं किसी से प्यार करती थी जिसने कि मुझे धोखा दे दिया। ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, उसने सारी जगह ही ये बात फैला दी। उसकी लाइफ पहली जैसी नहीं रही, इसलिए उसे पावर भी ऐसी ही मिली है। क्ले तो ये देख के हैरान थी कि पावर पावर बताते हुए ये तो इसके ऊपर ही चढ़ी जा रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चिहोरी को, जो कि शू के काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। चिहोरी जो होती है उससे पूछती है क्या तुम मेरा वॉलेट ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ लग गया तो मेरी मुसीबत काफी ज्यादा और भी बढ़ जाएंगी। वो नहीं चाहती है कि मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले लोग उसकी फैमिली के पीछे जाएं और उसकी फैमिली पे खतरा हो। इसलिए शू जो होता है उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक ही शर्त पे कि अगर उसके साथ जाएगी तब उसे अपने ही ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। दोनों बाहर आ जाते हैं, पर चिहोरी काफी ज्यादा थक जाती है। इसी वजह से अब हमारे शू को ही उसकी भी दिक्कतें संभालनी पड़ेंगी, यानी कि उसे ले जाना पड़ेगा। वो अपना मास्क हटाती है जिसमें उसके एनिमल जैसे बाल होते हैं। उसे देखने के बाद वो कहता है तुम तो आधी बीस्ट हो, जिसपे वो कहती है मैं एनिमल से प्यार करती थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं एनिमल ही बन जाऊंगी। शू उसको अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करता है, जिसपे चिहोरी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा, जिसपे वो साफ साफ इनकार कर देता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसलिए चिहोरी भी मान जाती है। वो अपने सारी के सारी कपड़े यानी कि हर एक कपड़े उतार देती है और शू के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शू खुद भी ये हैरान था, पर वहीं पे इकुची हर एक चीजें अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। वह वापस आ चुका था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सयाका जो होती है एक चैन बना चुकी थी। इस चैन के ऊपर उसने पैक्ट भी बना दिया होता है, अगर वो स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर किसी को बताती है स्ट्रीम के अलावा तो वो उसी जगह मारी जाएगी। ये बात सुन के वो हैरान थी, क्योंकि इकुची ने तो उसे सारी चीजें बता दी थी, जिसपे वो कहती है नहीं उसने तुम्हें सारी चीजें नहीं बताई होगी, अगर वो बताता तो वो मारा जाता। वो उस पैक को पहन लेती है। क्ले अब अपनी बहन के बारे में जानना चाहती थी, जिसके ऊपर सयाका बताती है कि तुम्हारी बहन एलेना और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, मेरे ज्यादातर दोस्त नहीं होते थे, पर दूसरी तरफ एलेना जो थी वो आगे से खुद मदद का हाथ बढ़ाती थी और उससे दोस्ती करने की बात करती थी। तुम्हारी बहन काफी ज्यादा अच्छी थी, पर मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ कि वो अपने माँ बाप को मार सकती है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे चिहोरी जो थी वो अब हमारे शू के अंदर आ चुकी थी। इकुयुची काफी ज्यादा गुस्से में था। दूसरी तरफ हमें एलेना के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम शुबारू था। उसके हाथ में चिहोरी का वॉलेट आ जाता है, जिसके ऊपर एलेना उसे आगे चलने के लिए कहती है। उसका साथी भी यही कहता है, जिसके ऊपर शुबारू को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर बीच में एलेना के इंटरप्ट करने से शुबारू को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अब अपनी अलग से ही राह चुनेगा, वो उनसे दूर हो जाता है। वहीं अब हमारा शू जो था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वो बात करता है कि अगर कोई ताकतवर इंसान मिल गया तब उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। चिहोरी भी यही कहती है, पर शू उसे प्रोटेक्ट करने का वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार अपने चाहने वालों को जरूर प्रोटेक्ट करके रहेगा। चिहोरी उसी की ही बॉडी में थी। वो हर एक उसकी मेमोरी देख पा रही थी जो कि उसने हमारी क्ले के साथ बिताई थी। उसी दौरान अब हमारे शू को एक एनर्जी का एहसास होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, पर उसी के ही साथ में उसके पास हमारी चिहोरी का वॉलेट भी हो सकता है। वो इस बार इस एनर्जी से दूर नहीं भागना चाहता था। वहीं अब वो आगे बढ़ने लग जाता है चिहोरी के कहने पे कि अगर वो उसे वॉलेट मिल गया है तो वो उसके घर तक भी पहुंच सकता है।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लेयर जो है वो शू के बारे में पूछती है। किसी को कुछ नहीं पता था। योटा आगे आके उसकी मदद करने को तैयार था। उसी दौरान इकुयुची कुछ बड़बड़ा रहा था शू से रिलेटेड। वो उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पे वो अपना कैमरा चालू करके उन्हें दिखा देता है हर एक चीज कि कैसे चिहोरी जो है वो शू के अंदर है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सायाका जो थी वो उसे अपने बाकियों को साथियों को ले जाने की बात करती है और जिसके ऊपर क्लेयर मान जाती है। वो लोग अब जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है क्लेयर के साथ में योटा नाम का एक लड़का होता है। वहीं दूसरी तरफ शू जो था उस एनर्जी के पीछे भागता है जो कि एलेना की तरह ही महसूस हो रही थी। वो वायलेट भी उसी ही दिशा में था पर दो दिशा में कट चुके थे, जहाँ पे एक एलेना का था तो दूसरी तरफ वायलेट का था। वो इस बार वायलेट को सेव करने की बात करता है पर दूसरी तरफ सुबारू उसके पीछे आ चुका था। सुबारू उन दोनों को खत्म करना चाहता था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो अपने मॉन्स्टर को समन करता है और शू को वो एकदम से ही पिचका देता है। वो उसे मार चुका था पर उसे क्या पता था अभी जिसने उसको मारा था वो वापस से जिंदा हो उठेगा। दूसरी तरफ योटा जो था वो अपनी बात करता है क्लेयर से, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। क्लेयर मना कर देती है। वो योटा से पूछती है कि आखिरकार तुम इस टीम में कैसे ज्वाइन हुए, वो तुम बिना नकाब के क्यों घूमते हो। योटा बताता है मेरी फैमिली कोई भी नहीं है, यही लोग अब से मेरी फैमिली है। मैं इन्हें ही प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास उतनी पावर नहीं है जितनी चाहिए होगी, पर तब भी मैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। उसकी ये बात सुन के हमारी क्ले को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका था कि योटा काम में आने वाला पर्सन है। दूसरी तरफ वो ये भी सोचती है कि जैसे जैसे हमें ताकतवर लोग मिलते जा रहे हैं शू भी कहीं खतरे में ना हो। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आगे चलने लग जाती है। वहीं योटा उससे पूछता है कि शू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसमें वो कहती है नहीं, उससे भड़के। और दूसरी तरफ हमें शू को दिखाया जाता है जिसका आधा शरीर पिचक चुका था। वहां से सुबारू जाने लगता है पर दूसरी तरफ शू वापस से अपने दोनों पांव पे खड़ा होता है। ये देख के वो हैरान था। तो दूसरी तरफ शू और चिहोरी दोनों आपस में मर्ज होने लग जाते हैं और वो एक अलग ही मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वहीं अब शू जो होता है चिहोरी के साथ मिलके उस लड़के के ऊपर अटैक करता है। वो लड़का जो था अपने मॉन्स्टर को समन करता है पर नैना को भी उनकी आवाज सुनाई दे गई थी। सुबारू को यकीन हो चुका था कि एक यूनिक तरह का मॉन्स्टर है, इससे फाइट करने में मजा आएगा। उसके दोनों मॉन्स्टर जो थे उसके ऊपर अटैक तो करते हैं पर शू जो था उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो अब उसके पास आ चुका था। वो उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उन दोनों को दूर करने लग जाता है। साथ ही में वो अपने नेल्स से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा डैमेज भी वो दे चुका था। दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे पर एलेना की वजह से ये फाइट बीच में ही रुक जाती है। वो दोनों को रोक लेती है और उसी दौरान एलेना अपने साथी के साथ में बड़ी ही जल्दी वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारी चिहोरी भी समझ जाती है कि ताकतवर पर्सन है, हमें रुकना पड़ेगा और वो दोनों ही उसी दौरान वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। एलेना अपने साथी सुबारू के साथ निकल चुकी थी। उसने वादा किया था कि वो शू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी चाहे कुछ भी हो जाए और वो एलियन से वही ड्रिंक लेती है और वो उसे पकड़ा देती है। ये सारी चीजें हमारा एलियन अभी सोच रहा होता है कि वो क्या कर रहे होंगे। वहीं हमारा सुबारू कहता है एलेना तुम बीच में बहुत आती हो। एलेना उससे फाइट करने को तैयार थी जिसके ऊपर सुबारू मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक सपने को जो कि और किसी का नहीं बल्कि हमारा शू का होता है। शू के पास में क्लेयर आती है, चिहोरी उसके अंदर नेक्ड थी, जहाँ पे कि हमें एक यामाटा नाम के केयर सेंटर को दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारा शू जाता है और खाना पकाने की बात करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं। बूढ़ी अम्मा उसे खुद का किचन यूज करने की बात कहती है। दूसरी तरफ जब हमारा शू सामने देखता है उसके सामने काफी सारे बच्चे थे, उतनी ही दौरान में वो उठ जाता है। क्लेयर उसके सामने थी, उससे माफी मांगता है कि वो उनसे दूर चला गया था और उन्हें मुसीबत में डाल दिया। चिहोरी उन्हें मना करती मेरी तरफ मत देखो। तभी योटा वहाँ पे आता है और उसके कपड़े लेके आया था क्योंकि चिहोरी पूरे तरीके से ही नेक्ड होती है। जैसे वो उसे कपड़े देता है चिहोरी उन्हें पहन लेती है। अपनी टीम में आने के बाद में हमारा शू भी वो नेकलेस पहन लेता है, एक तरीका वही पैक्ट वाला चैन। उसी दौरान वो सारी कहानी बताता है कि सुबारू के हाथों मरने के बाद उसे कुछ भी चीज याद नहीं है। इकुयुची उसे की ही गलती बताता है पर योटा बीच में आके कहता है दोनों ठीक हैं, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीच में युसाओ आ जाता है। युसाओ कहता है शू मैंने तुम्हें पहले भी देखा है यामाटा केयर सेंटर में, तुम्हारे दोस्त सब कहाँ पे हैं। वहीं हमारे शू के तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो बताता है वो तो अकेला था वहाँ पे। इतने में ही याटो एक और लड़की से मिलाता है जो कि इनविजिबल होती है। वो उनकी एक और साथी है जो कि उन्हीं की ही टीम में रहती है पर दिखती नहीं है। अभी लोग सारी बात करने लग जाते हैं कि हमें एक प्लान डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कब चलना होगा और काफी सारे कॉइन्स इकट्ठा करने होंगे।
दूसरी तरफ ये फाइट इतनी ज्यादा बड़ी थी जिसमें चिहिरो और शू थे कि वहां पे इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है। हमें एक साथ रहना पड़ेगा वरना हम में से कोई ना कोई मारा जा सकता है। हम सब एक ही साथ में इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके ऊपर वो सभी लोग मान जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता है। ईसा उन्हें अपनी पावर दिखाता है, एक पेड़ को बहुत ही ज्यादा ग्रो एक ही बार में कर देता है। शू और क्लेयर दोनों मिलके उस पेड़ को कुछ ही मुक्कों में तोड़ देती है। वहीं क्लेयर जो होती है वो वहां पे याटो को कहती है क्यों ना तुम और मैं मिलके फाइट करें, देखते हैं हम में से कौन ज्यादा देर तक टिकने वाला है। जिसके ऊपर याटो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। सयाका को भी ये बात पता चल जाती है कि हाँ ये लोग ताकतवर हैं। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जहाँ पे चिहोरी बोलती है क्या अगर मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड में गई थी क्या तुम्हें इससे कुछ बुरा तो नहीं लगा, जिसके ऊपर क्लेयर साफ साफ इनकार कर देती है। वहीं अब वो उसे कहती है क्या तुम सच में उसके लायक भी हो, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसे मेरी जरूरत है, वो अच्छे से फाइट नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चिहोरी कहती है तुम काफी ज्यादा निर्दयी हो, तुम उसके साथ कभी एक नहीं हो पाओगी। रात का समय हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी क्लेयर जो होती है वो शू के साथ बैठ के बात कर रही होती है कि उसे आज का खाना और आज की जर्नी कैसी लगी। शू बताता है काफी ज्यादा अच्छी थी। शू घर पे जाते हुए अबुकावा को नोटिस करता है जो कि एक जानवर को दफना रहा होता है। उस पे भी वैसा ही घाव था जैसा कि बिल्ली पे था। उसके दिन काफी ज्यादा ठीक चल रहे होते हैं पर वो अपने दोस्तों को थोड़ा बदला बदला सा नोटिस करता है और वो लोग काफी ज्यादा बदल चुके थे। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है नाना नीचे अपनी साइकिल की चैन को ठीक कर रही थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ इकुयुची जो होता है उनके ऊपर से फोटो क्लिक कर लेता है। ये सारी चीजें शू को भी पता होती है, इसलिए वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए ऊपर जाता है जहाँ पे इकुयुची कहता है कि तुम सारी लड़कियों को क्लैप करना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुमने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा है। जिस पे शू भी हाँ मैं अपना सही लाके कहते हैं हाँ वो किसी और ने मारा था पर हमारी ताकत इतनी है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। वहीं इकुयुची सिर्फ एक स्काउट का काम ही कर सकता है। इकुयुची जानता था कि वो शू जितना ताकतवर नहीं है चाहे वो किसी की कठपुतली ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ एलेना के पास एक कॉल आता है जो कि और किसी नहीं चिहिरो ने मिलाया था। उसे पूछती है नंबर कहाँ से मिला। चिहिरो बताती है कि उसे शू की मेमोरीज से मिला था ये नंबर। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने दोस्त शुबुरु को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहती है। बाहर आके बात करती है जहाँ पे चिहिरो से बताती है कि मैं जानती हूँ कि वो जो शू की पावर है वो किसी को भी मर्ज कर सकती है और ताकतवर बना सकती है। एलेना मैं ये तक जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम शुरुआत से ही काफी ज्यादा अच्छी रही हो। एलेना उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है, जिस पे चिहोरी उससे बताती है कि जब वो शू के साथ मर्ज हो गई थी तब उसने काफी सारी मेमोरीज देखी जो कि काली और धुंधली थी, पर जैसे ही उसने एलेना को उनके अंदर डाल के देखा तब उसे काफी सारी चीजें पता चल गई जो कि शू की ही पूरी मेमोरीज होती है। ये बात जान के एलेना काफी ज्यादा हैरान थी। चिहोरी उसे अपनी टीम में आने को कहती है पर एलेना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पास उसकी एक टीम है और उनके पास एक गोल है जो कि उन्हें पूरा करना है। ये कहने के बाद में वो उस कॉल को कट वहीं पे कर देती है। उसके साथ ही आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, जिस पे एलेना बताती है कोई जरूरी चीज नहीं थी, मैं जानती हूँ कि मुझे इस गैंग में क्या करना है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी सायाका की जो पूरी टीम होती है वो जंगल के अंदर आ चुकी थी। वो काफी दिनों से कॉइन ढूंढ रही थी और कॉइन से एक मैप उन्हें पता चला जो कि सीधा एक दिशा में जा रहा है। शायद से वहीं पे उस एलियन की स्पेसशिप क्रैश हुई होगी। हमें वहीं पे जाना है जिससे कि हम और भी गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। सारे के सारे साथी मान जाते हैं और अगले दिन वो उसी जगह के लिए निकल जाते हैं। सायाका उन्हें पहले ही बता देती है अगर ज्यादा ताकतवर दुश्मन मिले तो हमें भागने की ही कोशिश करनी है। अगर हमारे लायक कोई टीम मिलती है तभी हम उनसे फेस टू फेस फाइट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जंगल के अंदर ताकतवर मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं उन लोगों को। वो आगे चलते चलते एक टीम के बेस तक पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाना मना लिखा था क्योंकि आगे स्पेसशिप का रास्ता है। इसलिए सायाका सोचती है कि हमें नदी वाले रास्ते से जाना चाहिए जहाँ पे कि हमारा स्काउट भी इसके ऊपर मान जाता है, पर दोनों पेयर नहीं मान रहे थे जो कि नए नए आए थे। इकुयुची ये बताता है कि सामने जो टीम है वो काफी ज्यादा क्रीपों से भरी हुई है, अगर हम वहां गए तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इसके ऊपर बाकी के टीम मेंबर भी मान जाते हैं और वो इकुयुची के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं जो कि नदी की तरफ से जा रहा था। इकुयुची पूरे के पूरे रास्ते को स्काउट कर रहा था पर वो रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा था। एक जगह पे इसाओ जो होता है काफी सारे वाटरमेलन उगा देता है। वो वाटरमेलन वो सभी लोग खाते हैं और जर्नी को आगे शुरू कर देते हैं। इकुयुची की इस तरह की दिलदारी देख के वो लोग हैरान थे कि वो उन्हें इस रास्ते पे देके जा रहा है।
और वो इसाओ के उस फ्रूट की भी तारीफ करते हैं। इचिरो ये सोच रही होती है कि मुझे पता है कि एक पर्सन ने पहले ही 100 कॉइन इकट्ठे कर लिए हैं, क्या मुझे ये बताना चाहिए। वो लोग अपनी जर्नी को वापस से शुरू करते हैं, पर दूसरी तरफ क्लेयर उन्हें रोक लेती है कि उन्हें शायद से आगे नहीं जाना चाहिए। ये मेरे को जर्नी काफी ज्यादा आसान लग रही है। इतने खुले मैदान के अंदर उन्हें अभी तक कोई ना कोई दुश्मन मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक उन्हें कोई भी नहीं मिला है। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। पर दूसरी तरफ इकुयुची कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शू सामने देखता है मादाको नाम का एक पर्सन है जिसकी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। वो लोग कहते हैं ये लोग काफी ज्यादा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना हम यहाँ पे मारे जाएंगे। सायाका कुछ ही देर में भागने लग जाती है अपने साथियों के साथ में। मादाको अपने एक मेंबर को आगे भेजता है जो कि उन्हें जाके रोकेगा। अब हमें वहाँ पे एक सेंटीपीड को दिखाया जाता है जो कि आगे उनके सामने आ चुका होता है। उन्हें रोक के वो कहता है कि तुम लोग रुक जाओ, तुम लोगों को हमारे लिए गुलामी करनी पड़ेगी और कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर दूसरी तरफ क्लेयर और शू आगे आते हैं। वहीं वो सेंटीपीड उसे पकड़ के दूर फेंक देता है और उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। अब वो वहां पे सायाको को पकड़ता है जो कि उनकी बॉस है और उसे मारने की धमकी देता है। अब याटो जो होता है वो आगे आने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके दोस्तों को अब उसकी जरूरत है। अब याटो के सामने एक डेड बॉडी आती है जो कि एक लड़के की थी जो कि इन्हीं की ही तरह जंगल में आई थी, पर उनकी बात ना मानने पर उसे मार दिया गया था उसके टीम लीडर मादाको के द्वारा। सभी लोग डर जाते हैं पर याटो नहीं डरा था। याटो उसे अकेले ही मारने की बात करता है और वो कहता है मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने फुल पावर को अनलिश कर देता है। सायाका ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि वो उसकी मदद करने आ रहा है। दूसरी तरफ शू भी हैरान था केयर फ्री और लेजी पर्सन कैसे इतना ताकतवर बन सकता है। हमारा याटो अपनी फुल पावर को अनलिश कर चुका था और एक मुक्का जो होता है उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और उसे एकदम से ही खत्म कर देता है। फिर भी वो उसे बहुत मारता है। सायाका बीच में आके उसे रोकती है और कहती है रुक जाओ, बस हो गया, वो खत्म हो चुका है। याटो भी अब मान जाता है उन्हें जल्द से जल्द अब आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पे मादाको आ सकता है। उनकी टीम अब धीरे धीरे करके आगे जाने लग जाती है और वहां पे जाते जाते मादाको को ये बात पता चल जाती है कि उसकी टीम का एक मेंबर मर चुका है। सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे। वहीं पे एक स्काउट नोटिस करता है कि वो 2 किलोमीटर दूर है, उन्हें जल्द से जल्द ये डिस्टेंस पूरा करना होगा। सभी लोग रो रहे थे पर मादाको अपना एक दांत तोड़ता है और उनके सामने रख देता है ये कहते हुए ये जो मेरा दर्द है इस दर्द का बदला मैं उन्हीं के ही टीम मेंबर्स को मार के लूंगा, ये मेरा तुम लोगों से वादा है और मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद में वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। इसाओ जो था बड़े बड़े पेड़ उगा देता है रास्ता रोकने के लिए, पर मादाको जो था वो एक बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है और बड़ी ही तेजी से वहां पे आके इसाओ को पीट देता है। इसाओ को पीटने के बाद में वो बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने बढ़ता तो है पर याटो बीच में आ जाता है। याटो उसके ऊपर अटैक करता है पर याटो का पंच जो था वो उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करता है। वो वैसा के वैसे ही खड़ा था। याटो को समझ में आ चुका था कि वो उसे नहीं हरा सकता है। वहीं हमें दिखाया जाता है क्ले जो कि हमारे शू के अंदर जा रही थी, वो आगे जाने लगता है पर बीच में हमारा याटो आता है जिसे इरुची रोकने की कोशिश करता है। इकुयुची की बात ना मानने की वजह से वो वापस से दूर फेंक जाता है। वो कहता है तुम मुझे कुछ यूनिक लग रही हो, तुम्हारी पावर क्या है। ये कहने के बाद उसकी जिप की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है। शू इसी चीज का फायदा उठा के अपनी गन उसके पेट पे लाके फायर करने की कोशिश करता है पर मादाको उसकी गन की दिशा को ही मोड़ देता है और उनसे उनके हाथ से वो गन छीन के चिहुरी के आगे कर देता है। चिहुरी काफी ज्यादा घबरा जाती है। शू अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है जिससे कि उसकी गन जो कि मोडोको के हाथ में थी वो मेल्ट हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या चल रहा है। काफी सारे मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं और उनसे वो कहते हैं तुम लोग मारे जाओगे, मेरा साथ दो, मेरे लिए कॉइन इकट्ठा करो तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। पर मेरी एक और वजह है तुम लोगों को यहाँ पे रखने की कि मैं तुम में से किसी एक की बलि चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारे साथी को मारने की कोशिश की है। जिसके ऊपर क्लेड जो होती है वो अपना थोड़ा दिमाग चलाती है और वो कहती है अभी तुमने जो दिन 2 लोगों को पीटा था क्या उनमें से अगर कोई मर जाएगा तो क्या वो काउंट होगा। जिसके ऊपर मादाको साफ साफ इनकार कर देता है नहीं मुझे बलि चाहिए, तुम जिंदा लोगों में से किसी एक की। ये कहने के बाद में वो उन्हें सोचने के लिए काफी टाइम देता है और उनसे 2-3 घंटे बाद मिलने की बात करता है। ये कह के वो चला जाता है। उसकी पूरी टीम सेफ थी, याटो और इसाओ दोनों जिंदा थे। अब वो यही सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें किसका सेक्रीफाइस करना चाहिए क्योंकि ये जो टीम है ये इनके अगल बगल में ही है और इनके ऊपर नजर बनाए रखी है। अगर हमने कुछ भी गलती की तो ये हम सभी को मार देंगे। बीच में हमारा इकुयुजी जो होता है वो ज्यादा दिमाग चलाता है और कहता है मैं अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ
तुम लोग चिंता मत करो। जिसके ऊपर क्लेयर जो होती है वो कहती है तो अच्छी बात है, हमें हमारा लैम्ब मिल चुका है, अब हमारी जीत है। जिसके ऊपर अब इकुयुची को समझ में आता है कि उसने जल्दी जल्दी में कुछ गलत ही बोल दिया। वहीं पे अब हमारी क्लेयर कहती है मुझसे बोलने से पहले सोचा भी करो, कुछ भी मत बोला करो। अब बाकी के लोग जो होते हैं वो अलग अलग प्लान बनाने लग जाते हैं कि हमें उसे कैसे हराना चाहिए। अब हमें इनविजिबल पर्सन को दिखाते हैं जो कि कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ से गायब हो जाऊं और जब उनका टीम लीडर सामने आएगा तब मैं उसे खत्म कर दूंगी, इससे कि हमारा काम काफी जल्दी ही आसान हो जाएगा। जब उनका टीम लीडर मादको को मारा जाएगा। मादको की कहानी काफी ज्यादा नॉर्मल थी, जहाँ पे वो पार्ट टाइम वर्क करता था स्कूल के साथ में भी। उसकी किस्मत जब बदलती है तब उसे जब सोने का सिक्का मिलता है और उसकी मदद से उसे पावर मिलती है और कुछ ऐसे दोस्त जो कि उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। इनविजिबल फ्रेंड के इस तरह के मिशन को सुन के वो सभी लोग हैरान थे। साया खुद के ऊपर ही डाउट करती है और क्लेयर उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास भी एक प्लान है जो कि काफी जल्द ही सक्सेसफुल हो सकता है और उसके सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस भी हैं। वो ईसाओ के पास में जाती है और ईसाओ के पास में जाते ही वो उसे एक फूल दिखाती है और कहती है ईसाओ तुम्हें इन्हें उगा देना है। ईसाओ उस फूल को देखता है। उस फूल को देखने के बाद में वो क्लेयर की तरफ बिल्कुल अपने ब्लैंक फेस से देखता है कि आखिरकार ये क्या करना चाहती है। वो उस फूल को लेके जाने लग जाता है जहाँ पे कि उसे शू भी दिखता है, पर शू ये देख के हैरान था कि कैसे ईसाओ का चेहरा पूरे तरीके से एकदम ही ब्लैंक पड़ा हुआ है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा इकुयुची भी समझ जाता है कि ये जो प्लांट है ये पॉइजनस प्लांट है, इनसे ये लोग क्या करने वाले हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्लेयर जो थी वो शू को कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हर एक बुरा काम मैं करूंगी, चाहे वो लोगों को मारना ही क्यों ना हो। तुम सेफ रहो, तुम आराम से प्योर रहो। ये कहने के बाद में शू से गले लगा लेता है ये कहते हुए कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने शुरुआत से बहुत कुछ सहा है क्लेयर, मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद में वो सभी लोगों को इनवाइट करती है। वहीं पे हमें मादको को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो भाग चुके थे। वहीं पे इकुयुची आता है जो कि उन्हें कहता है उन लोगों ने पॉइजनस प्लांट को जला दिया है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उस प्लांट की वजह से वहाँ पे आग लग चुकी थी, उसकी पूरी टीम सायाका की भाग रही होती है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने उन प्लांट को जला दिया होता है। वो प्लांट जो है वो काफी ज्यादा पॉइजनस है, उसके धुएं से लोग भी मर सकते हैं, पर ये धुआं काफी ज्यादा मात्रा में फैल रहा है। इकुयुची जैसे ही प्लान को रिवील करता है उसका सर फट जाता है और वो मारा जाता है। मागोदो जो होता है उनका पीछा करने के लिए कहता है। वहीं पर उनकी टीम मेंबर की काफी लोगों की स्पीड लो हो रही थी, इसलिए शू उन्हें पकड़ता है और बड़ी ही जल्दी उन्हें लेके भागने लग जाता है। मादको के टीम मेंबर भी उनका पीछा कर रहे थे, पर उस पॉइजन की वजह से फैले हुए धुएं से वो लोग मरने लग जाते हैं। मादको जो था उनका पीछा इस बार नहीं करना चाहता है, उसके लिए उसके साथी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसके दुश्मन। इसलिए वो तागुची जो कि उसका ही एक साथी है उसको सभी लोगों को बचाने के लिए कहता है। वो सभी लोग एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पॉइजन से, पर ऐसा लगता नहीं है, वो सभी एक साथ मारे जाएंगे। दूर खड़ा हमारा शू ये देख रहा होता है, पर उन्हें उनके लिए कुछ भी फील नहीं हो रहा होता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं पे हमारी सायाको को दिखाया जाता है जो कि कहती है मुझे अब पक्का यकीन है एलेना भी तुम्हारी तरह ही बदल गई होगी, तुमने भी कितने सारे लोगों की जान ले ली। वहीं पे हमारी क्ले कहती है अगर मैं उनकी जान नहीं लेती तो वो लोग मेरी जान ले लेते। मुझे पता चल रहा है कि एलेना इतनी ज्यादा क्यों बदल गई। इन कॉइन की मदद से हम ऐसे लोगों को रोकेंगे जो कि ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। एलियन के पास में एलेना आती है। एलेना को वो एलियन बताता है कि तुम्हारी बहन जो है वो शू के साथ में है, मुझे लगता है कि वो दोनों ठीक रहे होंगे और आने वाले टाइम में भी वो लोग अच्छा करेंगे, तुम उनकी चिंता मत करो। वैसे तुमने भी काफी लोगों को मारा ही होगा एलेना। एलेना कहती है ये तुम्हारी गेम की वजह से हुआ है, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे पड़ चुके हैं। जिसके ऊपर एलियन कहता है नहीं, ये सब बस इंसानों की खुद के ग्रीड की वजह से हुआ है, मैंने उन्हें मारने को एक दूसरे को नहीं कहा था। एलेना उसका गला पकड़ के उसे मारने की बात करती है क्योंकि अभी वो ह्यूमन है, पर उसका कुछ नहीं हो सकता है। अब हमारा शू कहता है कि हमें उन्हें पूरे तरीके से मार देना चाहिए था, अगर उनमें से कोई एक भी जिंदा होगा तब वो हमारे ही जीवन के ऊपर खतरा होगा। क्लेयर उसकी बात को समझ रही थी। सभी लोगों को अब इस जंगल से जल्द बाहर निकलना होगा। वो जैसे ही जंगल के बाहर आते हैं वो इकुयुची को कॉल लगाते हैं, पर वो उठाता नहीं है, तो हमारी सायाका समझ जाती है कि उसने धोखा देने की कोशिश की होगी। अब सायाका और इनविजिबल गर्ल बैठी हुई होती है। सायाका कहती है मेरे आइडल्स की वजह से ही काफी मेंबर्स मारे गए हैं और काफी लोग भी, जिसपे इनविजिबल गर्ल उसे सहारा देते हुए कहती है तुम चिंता मत करो। वहीं पे ईसाओ भी काफी ज्यादा दुखी था, याटो के साथ में रो रहा था कि मेरे अगर ताकतवर होता तो मैं सभी को बचा लेता, मैं ताकतवर क्यों नहीं हूँ।
वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी क्लेयर और शू आगे जा रहे होते हैं नदी किनारे। शू कहता है कि क्ले, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम मर भी सकती हो, तुम्हें अभी भी सोचना चाहिए। क्ले उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं जीऊंगी भी तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। ये कहने के बाद में वो उसके साथ जर्नी पूरी करने की बात करती है, पर उससे पहले उन्हें एक साथ एक मूवी देखनी पड़ेगी जो कि वो डिसाइड करेगी और उसे उसके घर चलने को कहती है। और उसके घर पे जब वो लोग आते हैं, हमारी क्ले नोटिस करती है कि कैसे काफी सारे लोग जो है स्कूल के अंदर बदले बदले लग रहे हैं। चिहोरी जो होती है वो कहती है, अभी हमारी लाइफ काफी ज्यादा नॉर्मल है, पर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बदल जाएगी, हमें लोगों को रोकना होगा जो कि बुरा इस दुनिया का सोचते हैं और जिनके पास कॉइन है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी जान भी मुश्किल में नहीं डाल सकते हैं। शू से कहता है कि उन्हें ऐसे मिलना रोकना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा शू नोटिस करता है कि उसका एक साथी स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, जो कि अबुका होता है। अबुका के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ है, पर कुछ दिनों बाद उसे एक न्यूज मिलती है कि अबुका की डेड बॉडी जो है नदी किनारे मिली है। इससे कि हमारा शू समझ जाता है कि उसका साथी भी उस मोडोको की ही टीम में था जो कि पॉइजन की वजह से मारे गए थे उस जंगल के अंदर। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं अब वो एलियन के पास आता है, कहता है तुम्हारी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, तुम्हें कुछ करना होगा। जिसके ऊपर एलियन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पावर तुमसे लेकर के तुम्हें एक इंसान बना दूंगा, तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। शू सोचने लग जाता है कि मैं जिस भी लोग से मिला था वो सभी लोग इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। ये एलियन जो है हम इंसानों को एक एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह लेते हैं। मुझे इस फाइट को रोकना पड़ेगा जो कि अब एक ब्लडी गेम बन चुकी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और शू से वादा करता है एलियन से कि वो इस गेम को रोक देगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। एलियन कहता है, तुम अभी तक बदले नहीं हो, तुम पहले जैसे ही हो। शू को समझ में नहीं आता और वो वहां से निकल जाता है। जाते जाते वो सोच में पड़ जाता है और उसी दौरान वो जंक यार्ड की तरफ आ जाता है। उसका पीछे एक पर्सन कर रहा था, शू से बाहर आने को कहता है। वो तागुची होता है, वो उसे बदला लेने आया था क्योंकि उसके साथी उसी के ही वजह से मारे गए थे। वो क्लेयर की लोकेशन पूछता है पर वो मना कर देता है कि उस फ्लावर को जलाने में सिर्फ उसका ही हाथ था, ना कि क्लेयर का था। इसी वजह से तागुची को जो है अब उससे फाइट करनी पड़ेगी, ना कि क्लेयर से फाइट करनी पड़ेगी। हमारे क्ले की बचाने के लिए शू से फाइट करता है और उसे हरा भी देता है। वो इस बात के दुख में था कि उसका भी एक साथी उनके साथ में मारा गया था। वहीं पे क्ले का फोन आता है और उसे पूछती है कि वो कहाँ पे है। शू कहता है, तुम चिंता मत करो क्ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वो तागुची को एक गोली मार देता है। अब उसी के ही बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक के अंदर हानोका नाम की एक लड़की पहली बार एलियन से मिली थी। एलियन उसे अपनी सारी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि वो अपने दोस्तों को ढूंढना नहीं चाहता, पर हानोका उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे दोस्त को भी ढूंढ लेंगे। जिसके ऊपर वो एलियन उसकी हर एक इच्छा पूरी करने का वादा करता है, जिसमें वो कहती है, तुम मेरी इच्छा पूरी मत करो, मेरे दोस्तों की कर देना, मैं उन्हें लेके आऊंगी जो कि तुम्हारी मदद करेंगे। ये बात सुन के वो एलियन काफी ज्यादा खुश होता है और उसी दौरान अब काफी टाइम बीत जाता है। एलियन सोच रहा था कि वो सभी लोग अब कहाँ पे हैं। वही तस्वीर और हानोका, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे हानोका ने उसे अपने साथियों की तस्वीर भी दिखाई थी, जिसमें शू और हमारी एलेना थी। अब दूसरी तरफ काफी सारे और भी लोग स्पेसशिप के काफी नजदीक आ जाते हैं, पर वहाँ पे एक लड़का था जो कि उन सभी को रुकने की बात करता है। वो उनके जान बख्श देगा अगर वो चले जाते हैं, पर उन्हें अपने नंबर्स पे ज्यादा भरोसा था। वो उसे फाइट करने के लिए आगे जाते हैं, पर जैसे वो उसके पास पहुंचते हैं वो लड़का एक सोल को समन कर देता है। वो सोल जैसे ही वहाँ पे आती है वो हानोका की होती है, जो कि एलियन से काफी महीने पहले मिली थी। एक स्वॉर्ड स्लैश की मदद से ही वो उन सभी को खत्म कर देती है। अब हमें इसकी कहानी बताई जाएगी इस जुर्म की, जिसकी वजह से ये पूरी ही दुनिया खतरे में है। दूसरी तरफ हमें एलेना की टीम को दिखाया जाता है, जो कि वो बात कर रहे थे। स्पेसशिप के पास में एक ऐसा बंदा है जिसके पास 100 कॉइन है, हमें उसे मार देना चाहिए। जिसके ऊपर एलेना कहती है, तुम उसे कमजोर मत समझो, वो हमारा ही एक दोस्त है। 6 महीने पहले हमें कीटो और नाटो नाम के 2 लड़के को दिखाया जाता है। नाटो बताता है आओकी के बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। कीटो ये बात सुन के हैरान था कि आखिरकार कैसे ये हो सकता है, और उसी के ही बाद हमें बताया जाता है ये जितने भी लोग थे, जैसे कि कीटो हो गया, नाटो हो गया, एलेना हो गई, आयोकी हो गई और हानोका, ये सभी लोग एक ही क्रैम्प स्कूल को अटेंड करते थे जो कि यामाटा था। और उस क्रैम्प स्कूल के अंदर ये सभी लोग दोस्त थे और ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा रखते थे, जिसमें हमें शू को भी दिखाया जाता है। इनकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, इनके पेरेंट्स जॉब वाले थे, इसलिए इनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था, पर ये समय समय पे मीटिंग करते
रहते हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अगले दिन इनकी मीटिंग पॉइंट एक जगह पे होती है जहाँ पे आइको आता है, नाटो आती है, शू आता है, एलेना आती है। ये सभी हानुका के बारे में बात करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कीटो जानना चाहता था। नाटो से बताता है कि उसके पापा की डेथ हो गई और उसी के ही बाद से वो गायब हो गई। हमारा कीटो उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार वो कहाँ गई, कहाँ वो डिस्पेयर हो गई, पर आइको मना कर देती है कहते हुए कि हमें कैरोके चलना चाहिए और सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। कीटो जो होता है वो ऐसा नहीं चाहता था। वो हानुका के बारे में पता करता है और वो उसके एक रिलेटिव के घर पे जाता है, पर वो वहां से भी गायब हो चुकी थी, ये बात उसे पता चलती है। वहीं कीटो ये बात नोटिस करता है कि आइको अपनी लटें वैसे ही उलझा रही थी जैसे कि हानुका सुलझाती है। उसके बारे में वो जानना चाहता था। आइको का पीछा करता है, वो एलियन से मिलता है। एलियन से बात करने के बाद में वो अपने दोस्तों को बुलाता है। उससे ये बात पता चलती है कि हानुका ने खुद की पर्सनैलिटी नहीं, पूरी बॉडी ही चेंज कर ली है। वो अब एक हानुका जो है वो आइको के शरीर में आ चुकी है और वो उसी की ही लाइफ जी रही है। हमारी हानुका जो है वो नाटो को पसंद करती थी, इसलिए वो आइको से जलने लग गई और उसकी जब पूरी लाइफ खराब हो गई तब उसने आइको के साथ में अपनी बॉडी बदल ली। असली आइको कहाँ पे है वो इस बात का पता लगा के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सभी लोगों को उसका साथ देने की बात करता है, पर उसके दोस्त कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हो चुका है हमें वो होते रहने देना चाहिए। वहीं एलियन बात करता है कि अगर तुमने कुछ भी रिवील किया तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। वो लोग वैसे ही घबराए हुए थे, इसलिए वो कीटो की मदद नहीं कर सकते थे। कीटो पूरा अकेला पड़ चुका था, अब उसे ये बुद्धि खुद ही सुलझानी पड़ेगी, इसलिए वो अकेला ही निकल जाता है। वो आइको का पीछा करता है। वो यामाटा क्रैम स्कूल के पास में आ चुकी थी, वो एक जगह पे बैठी हुई थी। अब हमारा कीटो जो था उसके पीछे जाता और कहता है अच्छा आइको को तुमने यही मारा था, क्या आइको वापस से आ सकती है हानुका, जिसमें वो मना कर देती है। इसलिए कीटो जो होता है वो एक धागा बाहर निकालता है और उस धागे से वो आइको के गले को बड़ी ही टाइट से पकड़ लेता है। आइको जो होती है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कीटो आखिरकार ये क्या कर रहा है। वही कीटो को भी कुछ भी नहीं पता था। वो उस समय काफी ज्यादा रेज में था और उस रेज के अंदर में वो हानुका को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद हमें कीटो और नाओटो को दिखाया जाता है। नाओटो बताता है कि मुझे आइको का एक डेथ नोट मिला था जिसके अंदर उसने लिखा था कि उसे कांस्टेंट बुली किया जा रहा था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली। ये बात सुन के कीटो की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है कि उसने हानुका को क्यों मार दिया। हानुका को मरने की बात उसे बताता है एलियन। वहीं पे उसे बात पता चलती है कि कैसे हानुका उसके पास आई थी, जो कि अपनी एक मरी हुई दोस्त का रूप लेना चाहती थी। उसे कांस्टेंट बुली किया जा रहा था उसकी क्लास में। इस चीज को वो नहीं सह पाई और उसने खुदकुशी कर ली। जब उसने ये देखा कि उसकी दोस्त मर चुकी है, पर उसकी वैल्यू हानुका से ज्यादा होती थी उसके फ्रेंड ग्रुप में, इसलिए वो अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप को डिप्रेस नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो आइको का रूप लेना चाहती थी। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे कीटो की जिंदगी पूरी बदल चुकी थी। कीटो डिप्रेस रह चुका था क्योंकि उसने अपने ही एक दोस्त की जान ले ली थी जो कि थी हानुका, और हानुका की जान उसने एक गलत फहमी में ली थी। इसमें उसी की ही गलती है। वो बात करने लग जाता है उसे वापस लाने की। वो एक कॉइन से सभी को यहाँ से मिट जाने की बात करता है और उसी के ही बाद से वो गायब हो चुका था। वहीं पे हमें शू को दिखाया जाता है। शू कहता है अब हमें शायद से अपने आप को बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि नदी किनारे हानुका की स्पिरिट जिस किसी से सवाल पूछती थी और उसको जवाब नहीं दे पाता था तो वो उसे वहीं से डिसइंटीग्रेट कर देती थी। अब हमारा कीटो भी यहाँ से गायब हो चुका है। हमें उन दोनों को ही वापस लाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस डायरी गेम को बंद करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं आगे जाऊंगा, तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्रैम स्कूल के अंदर क्लेर आती है क्योंकि उसने इसाओ और शू की बात सुनी थी। वो वहीं पे स्ट्रप्टर को नोटिस करती है और शू को कॉल लगाती है। शू उस समय तागुची को मार रहा था, इसलिए वो उसकी बातों को ज्यादा गौर से नहीं सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्ले एक स्ट्रप्टर को नोटिस करती है जो कि यामाटा के उसी क्रैम स्कूल के अंदर था, जो कि हूबहू वैसा ही दिखता है जैसा कि शू मॉन्स्टर बनना चाहता है। अब हमें एलेना को दिखाया जाता है जिससे कि कॉल आती है, और वहीं दूसरी तरफ हमें शू और क्ले को दिखाते हैं जो कि उन सभी से कॉइन मांग रहे थे, जो कि उसके टीम के ही मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी लाइफ काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा वो कर देते हैं, उन्हें कॉइन देने का वादा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वहां से जाते हुए चिहोरो और याटा यही सोच रहे होते हैं कि ये दोनों कितने बदल चुके हैं। मुझे इन दोनों के लिए ही फिक्र हो रही है कि आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है क्ले शू के साथ चल रही थी। वो उसके घर पे डिनर करने की बात करती है और उसके घर पे चलने के लिए कहती है, जिसके ऊपर शू मान जाता है, उसे अपने घर लेके जाता है और उसे गले से लगा लेता है। घर पे आते ही हर एक चीज मुरझाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जो कि काफी सालों से यहाँ पे कोई आया नहीं है। वो कहती है शू तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? शू कहता है वो काम से देरी से आते हैं, मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे है।
ये सुनने के बाद में शू से होश में लाती है कि ये देखो तुम्हारे घर का क्या हाल है, तुम्हें क्या चीज है जो कि तुम्हें सता रही है, तुम क्या भूल चुके हो। शू की मेमोरीज वापस से याद आने लग जाती है। वो चेहरा जो कि छिपा हुआ था वो वापस आता है जो कि एलेना का था। एलेना की बात सोचते ही वो वहां से उठ जाता है। वो कहता है क्लेयर मुझे शायद से कुछ याद आ रहा है, कुछ बहुत ही बड़ी चीज। कि तभी उनके गले से लॉकेट निकल जाते हैं जो कि सायाका ने निकाले थे। सायाका कहती है कि तुम पैक से आजाद हो चुके हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, पर शायद से हमें कल मिलना होगा, कॉइन को इकट्ठा करना होगा और एलेना को देना होगा। वो सभी से ये बात कर चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ क्लेयर और शू नहीं मानेंगे, इसलिए वो उन्हें हरा के उनसे उनके कॉइन छीनेगी, जिससे कि वो इस फाइट में और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो मरेंगे नहीं। ये बात वो सभी को बताती है। इसी प्रकार हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेयर और शू खड़े थे। वो यही बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। काफी सारी ऐसी चीज है, काफी सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो कि अभी भी उन्हें सुलझानी है। और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे शू जो होता है वो बाहर आता है और एलेना के बारे में सोचता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। एलेना जो होती है उन कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए उस जगह से निकलने वाली थी जहाँ पे नारुतो कहता है शू मिल चुका है, शू क्या वापस से आने वाला है इसी गेम के अंदर। जिसमें एलेना कहती है वो सब कुछ भूल चुका है, उसे गेम में आने की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो ना आए। नारुतो भी कहता है तुम सही कह रही हो, हम शू को खतरे में नहीं पड़ने दे सकते हैं, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है इस वजह से। दूसरी तरफ में नाना को दिखाया जाता है जो कि टीचर से बात कर रही थी। कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं क्ले जो होती है वो किसी का पीछा करती है। पीछा करते हुए वो स्विमिंग पूल के पास में आ जाती है। वहीं पे वो किसी को धक्का दे देती है और पानी में गिरा देती है, जो कि इनविजिबल गर्ल होती है। उसका फोन पूरे तरीके से खराब हो चुका था। उसने बताया होता है कि एलेना जो है उनसे कॉइन इकट्ठा करवा रही है जिससे कि उनकी मुसीबत जान में ना पड़े। ईसा और याटर जो होते हैं वो शू को हराने आए थे, पर वो पहले ही हार मान लेते हैं और उसे एलेना के बारे में बता देते हैं कि वो उन्हें ब्रिज के नीचे मिलेगी। वो दोनों ही निकल जाते हैं। नाना को क्लेयर रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे चिहोरी से जो है हमारी एलेना कॉइन इकट्ठे करने आई थी, पर पीछे उसके हमारा शू होता है। शू से रोक लेता है और कहता है मुझे पता चल गया, तुमने मुझे वो दवाई नहीं पिलाई थी, मेरी ही वजह से तुम लोगों की जान खतरे में है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ एलेना, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एलेना इनकार कर देती है। वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती है। जो कुछ भी हो गया है उसे वो सारी चीजें भूल जानी चाहिए। पर वहां पे बीच में क्ले भी आ जाती है और वो एक सॉफ्ट टॉय दिखाती है। वो टॉय देखने के बाद में हमारे शू की हर एक यादें उसे याद आने लग जाती है और वहां पे हानो का भी उसी के ही पास निकल जाती है। शू को काफी सारी चीजें याद आने लग जाती है कि हाँ उसकी लाइफ में क्या हुआ था, पर याददाश्त उसके अंदर धीरे धीरे आ रही थी। शू क्ले को उसकी बॉडी में आने को कहता है जिससे कि वो एलेना को हरा सके। एलेना काफी ज्यादा सैड होती है कि उसकी वजह से ही इनकी जिंदगी खराब हो गई थी, कैसे इसके पेरेंट्स इसी की ही वजह से मारे गए थे। मैं वापस से हमारे शू को वो सारी यादें याद नहीं दिला सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे हराना होगा और इसकी मेमोरीज को वापस से सील करना होगा। वहीं दूसरी तरफ शू जो होता है वो हमारी क्ले को अपने अंदर आने को कहता है और उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार वो एलेना को हराने के लिए पूरा तैयार था। वो एलेना को काफी ज्यादा पीटता है और वो उसे हरा भी देता है। हानोका उससे पूछती है कि मैं कौन हूँ। हानोका की बात का वो जवाब देने वाला था, उसे मेमोरीज याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो चिल्लाती है नहीं। वो बात कहने के बाद ही हमारे शू एकदम से फ्रीज हो जाता है और वो हानोका को मार देता है। उससे पहले हानोका उसके माइंड में हावी हो जाती है। उसके क्लोन उसको पकड़ने लग जाते हैं, पर बीच में ही एलेना वहां पे आ जाती है। एलेना जो होती है शू की गोली को अपने सर के ऊपर लेके जाती है और ट्रिगर को दबा देती है। जैसे ही वो ऐसा करती है शू की मेमोरीज वापस से सील हो जाती है और हानोका जो थी वो वहां से गायब हो जाती है, कहते हुए कि मुझे उन लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि अपनी मेमोरीज सील कर चुके हैं, अब तुम्हें कहीं आना ही पड़ेगा। ये कह के वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरी चीज थम जाती है। हमारा शू वापस से जाग चुका था। वो एलेना को कहता है कि मैं जान के रहूंगा क्या हुआ था, मैं ये सारी चीजें रोक के रहूंगा। पर एलेना कहती है तुम हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम इस दुनिया के अंदर कोई मेन कैरेक्टर नहीं हो जो कि तुम्हारे ही अराउंड पूरी दुनिया घूमेगी या तुम्हारी वजह से ये दुनिया ठीक होगी। इसी के साथ सीजन 1 यहीं पे एंड होता है।